हेलो पुलिस। मरने वाले का नाम दिनेश गुप्ता था और ये रोहतास कंपनी में काम करता था। सर मैंने लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा किसी ने भी गोली मारने वाले को नहीं देखा। और जिसने फोन करके इस घटना की जानकारी दी उसने क्या कहा? सर उसने बताया कि 2 लोग थे, लेकिन चेहरा ढका होने की वजह से वो उन्हें पहचान नहीं सके। एक आदमी ने लाल रुमाल से अपना चेहरा ढक रखा था और दूसरे ने काले से। एक नजर में वो बस इतना ही समझ पाया कि लाल रुमाल वाला आदमी हट्टा कट्टा और लंबा था और काले रुमाल वाला आदमी एवरेज हाइट का था। एक काम करो, यहाँ आसपास के जितने भी सीसीटीवी हैं सबके फुटेज कलेक्ट कर लो। शायद लाल और काले रुमाल वालों की कोई और भी क्लू मिल जाए। राजेश जी, आपको तो पता ही होगा कि दिनेश का कत्ल हो गया है। यस सर, वो हमारी ही कंपनी का कलेक्शन एजेंट था। क्या दिनेश का किसी से कोई विवाद था? ऑफिस में तो किसी से नहीं था, बाकी सर हमारे काम में कलेक्शन को लेकर कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। कल दिनेश किससे कलेक्शन लेने गया था? सॉरी मैम, ये पता नहीं है। पता नहीं है से क्या मतलब आपका? मैम, कलेक्शन एजेंट्स के पास रिकवरी की एक लिस्ट होती है। उस लिस्ट के हिसाब से जो उसे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लोकेशन लगती है वो वहां चला जाता है, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन में ही मिलती है। अनफॉर्चुनेटली दिनेश की क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन आने से पहले ही उसके साथ मिस हैपनिंग हो गई, इसलिए हमें नहीं पता कि वो कहाँ कहाँ गया था कल। लिस्ट कहाँ है? कामिनी जी, लिस्ट के सारे लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाइए। आप सब जा सकते हैं। सर ये तो शॉकिंग है। दिनेश ने मरने से पहले सक्सेना, गुप्ता और शर्मा से 3 लाख का कलेक्शन किया था। इसका मतलब यू आर राइट कामिनी जी, ये कत्ल पैसों के लिए ही हुआ है। लेकिन सर लुटेरों को कैसे पता चला कि दिनेश के पास इतने पैसे हैं? यही सवाल है कामिनी जी। एनीवे, वो सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? आपकी टेबल पर है। सर वारदात के बाद दोनों साथ में भागे थे, लेकिन आगे जाकर एक आदमी तो गायब ही हो गया। किसी भी फुटेज में नहीं दिख रहा है। तो क्या हुआ कामिनी जी? दूसरा तो दिख गया। ये देखो, लाल रुमाल, हट्टा कट्टा, लंबा आदमी, ई रिक्शा पर। हाँ सर, ये तो वही है। अब जल्द ही ये हमारे शिकंजे में होगा कामिनी जी। हाँ हाँ साहब, मैं जानता हूँ, ये लखन भैया हैं। पक्का ये वही है? हाँ हाँ साहब, ये जिस कंपनी में काम करते हैं वहां तक मैं इन्हें रोज छोड़ता हूँ। कंपनी कहाँ है? लखन नाम का आदमी यहाँ काम करता है? थोड़ा हट्टा कट्टा है। हाँ सर, यही काम करता है, पर एक हफ्ते से लखन और उसका दोस्त जीतू दोनों अपने गांव खंडवा गए हैं। उनका कोई फोन नंबर, कोई फोटो है? फोन नंबर तो नहीं है सर, दरअसल वो दोनों फोन यूज ही नहीं करते, लेकिन फोटो है मेरे पास। कामिनी जी दोनों बहुत होशियार हैं। कोई उन्हें ट्रेस ना कर पाए इसलिए फोन यूज नहीं करते, लेकिन उनको पता नहीं है राठौर से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
सर लखन जी तो अगर गांव नहीं आए तो दोनों गए कहाँ? बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम। माफ करना साहब। सलाम साहब, मैं रघु साहब। सब मैंने पी नहीं है। वो तो मेरे दोस्त लखन और जीतू बड़े शहर से आए तो थोड़ी पी ली, कसम से साहब। लखन और जीतू? हाँ साहब, लखन और जीतू मेरे यार, जाने जिगर, दुखों के साथी, मेरे हम प्याले, मेरे हम प्याले। अरे वाह, ऐसा है तो हमें भी मिलवा दो उनसे, 2 घूंट हम भी मार लें आपके प्याले ख्यालों के साथ। साहब बेबड़ों का तो एक ही ठिकाना, 24 घंटों में जब मौका मिले लगा दो ठेके का निशाना। वही मिलेंगे साहब। और ये वही जगह कहाँ है रघु जी? कितना मीठा बोलती है आप। सुनिए, ये लखन और जीतू जब भी शहर से कमाकर लौटते हैं तो अपने गांव के घर में घुसने से पहले 15-20 दिन अंग्रेजी शराब के ठेके पर ही दिखते हैं। जब ठेके पर नहीं होते तो जाने कहाँ मौज करते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। तो ये ठेका कहाँ मिलेगा? इसी रोड पर सीधा 3 किलोमीटर आगे जाइए साहब, मिल जाएगा। ओके, थैंक यू रघु जी। साहब बुरा ना माने तो उन्हें कहा पर चकना पैक करके लाने के लिए कह देना। ठीक है, बोल दूंगा रघु जी। आप कितने अच्छे वाले साहब हैं। जय साहब, बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में। जिंदगी हो तो ऐसी, एकदम मस्त, नो टेंशन। क्यों कामिनी जी? यस सर। तो चलिए, अंग्रेजी शराब का ठेका इंतजार कर रहा है हमारा। सर दोपहर से शाम हो गई है, 10 से 15 कप चाय पी चुके हैं। इन दोनों के चक्कर में हमारा शुगर ना बढ़ जाए कहीं। अगर आप चाय से उकता रही हैं तो ठेका सामने है, 2 घूंट मार लीजिए। अरे सर कमाल करते हैं आप भी। सरकारी नौकरी है, ड्यूटी पर हूँ। ठीक है, तो ड्यूटी के बाद ले लीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं सर, मैं शराब नहीं पीती। पीती नहीं हो तो जीती कैसे हो? ये चाय पीकर। सर वो दोनों आ गए। कौन है बे? बे नहीं बाप, इंस्पेक्टर राठौड़। अब जल्दी से बको, तुम दोनों ने दिनेश को क्यों मारा? किसके कहने पर मारा, बोलो। हमने उसे किसी के कहने पर नहीं मारा साहब, उसकी किस्मत खराब थी जो उस दिन वो हमारे हाथ लग गया। हम तो उससे बस उसका बैग छीनना चाहते थे, पर बहुत दम था उसमें। वो हम पर भारी पड़ने लगा तो गोली चल गई। तुमने चंद पैसों के लिए बिना किसी हिचक के एक मासूम की जिंदगी छीन ली। अब तुम्हारे इस अपराध की सजा तुम्हारी जिंदगी छीनेगी तुम दोनों से। फांसी होगी तुम दोनों को, फांसी। पुलिस स्टेशन में सुबह सुबह फोन की घंटी बजने लगी तो इंस्पेक्टर राठौर गुस्से में बोले, कोई है कि नहीं? फोन तो उठाओ। यस सर। सर पुलिस हेडक्वार्टर से फोन है। इट्स एन इमरजेंसी। हमारे इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ है। बिजनेस टाइकून ऋषि मल्होत्रा के घर पर आग लग गई, जिसमें उनकी माँ, दादाजी और मैनेजर की मौत हो गई है। चलो तुरंत एक्सीडेंट स्पॉट पर चलो। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी दोनों एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचे तो वहां पर पहले से ही काफी भीड़ जमा थी। कई सारे रिपोर्टर खड़े थे। सर, आपको क्या लगता है, यह हादसा है या कोई साजिश? हमें अभी इन्वेस्टिगेशन तो करने दीजिए, फिर बताते हैं यह हादसा है या साजिश। इंस्पेक्टर राठौर घर के अंदर पहुंचे तो वहां पर सबसे पहले बड़े से हॉल में जले हुए 2 कंकाल थे, जो आग के कारण केवल हड्डियों का ढांचा बनकर रह गए थे। दूसरे कमरे में 2 और हड्डियों के ढांचे और आसपास ढेर सारी राख रखी हुई थी। इन कंकाल को देखकर यह समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा किसका है। घर के बाहर और भीतर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करो, शायद कोई क्लू मिल जाए। इंस्पेक्टर राठौर कामिनी से बात कर ही रहे थे
कि तभी बाहर कुत्तों के तेज भौंकने की आवाज आने लगी। इस घर में कुत्ते भी हैं। कहा जाता है कोई बाहर का व्यक्ति घर में आए तो जानवरों को खबर लग जाती है। यदि ये साजिश थी तो कोई सचेत क्यों नहीं हुआ, या ये केवल एक हादसा था जो मानवीय भूल या किसी और कारण से हुआ हो। तभी वहां हवलदार आ जाता है। सर, पूरा सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ना कोई घर से बाहर निकला और ना कोई घर के भीतर आया। मुझे तो लगता है शॉर्ट सर्किट के कारण हादसा हुआ होगा। बरखुरदार, इतनी जल्दी किसी नतीजे पर मत पहुंचो। सारी लाशों को, इन कंकालों को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। बोलते हुए इंस्पेक्टर राठौड़ को जमीन पर कुछ चिपचिपा पदार्थ नजर आया। उन्होंने उसे अपने हाथों में लेकर सूंघा तो मुस्कुराते हुए बोले, बरखुरदार मैंने कहा था ना किसी नतीजे पर मत पहुंचो। यह हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। सर, आपको कैसे पता? ये देखिए, यहाँ पर शराब फैली हुई है और शराब पेट्रोल की तरह तुरंत आग पकड़ती है। किसी ने तो सभी को मारने के लिए यह कदम उठाया है। सर, आप तो कमाल हो, कैसे कर लेते हो आप ये सब? अपना तो ऐसे ही है कामिनी जी। इंस्पेक्टर राठौर केस फाइल को बड़े ही गौर से देख रहे थे। तभी कामिनी वहां आई और बोली, क्या हुआ सर? परेशान नजर आ रहे हो, सब ठीक? सब ठीक नहीं है कामिनी, ये केस बहुत उलझा हुआ है। सर, आपके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। ये लीजिए चाय और अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। तब से दिमाग के घोड़े दौड़ा ही रहा हूँ, मगर घोड़े कहीं भी जाकर रुकने को तैयार नहीं है। तो क्या अभी तक आपको इस केस में कोई सस्पेक्ट नजर नहीं आ रहा है? सस्पेक्ट? 4 लोगों की मौत हुई है और आपस में सभी एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट है, मगर चारों के खून में कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा है। तो ये लीजिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शायद इसके बाद आपको पता चल जाए कातिल कौन है। राठौर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अपने हाथ में लेकर देखने लगता है, मगर वहां पर कोई क्लू नहीं था। तभी फॉरेंसिक एक्सपर्ट का एक नोट देखकर चौंक जाता है। रिपोर्ट में लिखा था कि ऋषि मल्होत्रा के मैनेजर को हड्डियों की टीबी थी, जिसके कारण वो केवल कुछ दिन का ही मेहमान था। कामिनी, ऋषि मल्होत्रा की बैंक डिटेल और ऑफिस की सारी फाइल्स मंगवाकर डीप स्टडी करो। हो सकता है उसकी मौत से किसी को फायदा हो। राठौर के कहने पर कामिनी वहां से चली जाती है। तभी ऋषि मल्होत्रा के पड़ोसी वहां पर आते हैं और बोले, सर, ऋषि मल्होत्रा के केस की इन्वेस्टिगेशन आप ही कर रहे हैं? कोई शक? नहीं सर, आपको कुछ बताना था। तो बताइए। सर, आप मुझे गलत मत समझिएगा, मगर मैं पुलिस के लफड़े में नहीं फंसना चाहता था, इसलिए अभी तक खामोश था। मगर मेरा जमीर मुझे धिक्कार रहा था, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। हादसे वाली रात ऋषि मल्होत्रा के घर से बहुत लड़ाई झगड़े की आवाज़ आ रही थी। ऋषि सर बालकनी में आकर किसी से फ़ोन पर गुस्से में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, पूरी जायदाद मैं गरीबों को दान दे दूंगा, मगर तुम्हें मेरी जायदाद में से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तुमने मुझे धोखा दिया है। ऋषि सर के गुस्सा होने के थोड़ी देर बाद ही उनके घर से चीख पुकार की आवाज़ आने लगी और उनके घर में आग लग चुकी थी। सर, मुझे लगता है कहीं उनकी जायदाद के लिए तो उनकी हत्या नहीं की गई। आपके हिसाब से मल्होत्रा सर किसी से फोन पर बात कर रहे थे, मगर उनकी कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से तो रात के 9 बजे के बाद उन्होंने किसी को फोन नहीं लगाया। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने उन्हें बात करते हुए सुना था और पूरी बात मुझे इसलिए पता है क्योंकि उन्होंने बालकनी में आकर तेज आवाज में बात की थी। जी धन्यवाद, आपने पुलिस की मदद करने के बारे में सोचा। मैं वहां पर मौजूद दूसरे लोगों की कॉल रिकॉर्ड को चेक करता हूँ। पड़ोसी के जाने के बाद इंस्पेक्टर कामिनी जी को बुलाकर मरे हुए सारे लोगों की कॉल डिटेल चेक करने को बोलते हैं। सर, वो हमने सभी की कॉल डिटेल चेक की थी। किसी के भी मोबाइल पर कोई शाम 6 बजे के बाद कॉल नहीं था और ना ही कोई ऐसी बातचीत या अननोन नंबर से कॉल हो जिस पर शक हो। मगर एक बात अजीब है, उस समय वहां पर 5 मोबाइल ट्रेस हो रहे थे। एक मोबाइल का कोई भी सिम या इंस्ट्रूमेंट नहीं मिला और उस हादसे के बाद से वो फोन बंद है। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी पड़ोसी ने आकर कहा कि मिस्टर मल्होत्रा किसी से फोन पर बात कर रहे थे। कामिनी जी, कुछ तो मिसिंग है जो हमारी नजरों से दूर है। मल्होत्रा के मरने का सबसे ज्यादा फायदा किसे होता? मल्होत्रा सर की खुद की कोई औलाद नहीं थी। कुछ समय पहले बीवी भी कैंसर से मर चुकी है। उनके बाद पूरी जायदाद का कोई भी वारिस नहीं है। पर एक बात बहुत अजीब है कि सर के बैंक अकाउंट से हर महीने 1 लाख रुपए किसी अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं जो किसका है वो ऑफिस में किसी को भी नहीं पता। उस अकाउंट की पूरी डिटेल निकालो। जी सर, मैंने पता किया
वो अकाउंट मिस्टर मल्होत्रा के मैनेजर का है। उनके अकाउंट की छानबीन की तो ये रकम ऐसे के ऐसे ही उनकी बहन के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। मैनेजर के अकाउंट में तो सैलरी ट्रांसफर की जाती है, फिर 1 लाख का क्या माजरा है? और ये मैनेजर रकम अपनी बहन के अकाउंट में क्यों ट्रांसफर कर देता है? ये मैनेजर के घर पर कौन कौन है पता करो, हमें कातिल का सुराग उन्हीं के घर से मिलेगा। शायद मुझे समझ में आ गया है कातिल कौन है। जो कोई भी मिले उसे लेकर यहाँ आ जाओ। जी सर। इंस्पेक्टर राठौर के कहने पर कामिनी जी हवलदार के साथ जाकर मिस्टर मल्होत्रा के मैनेजर की बहन और बेटे को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले आई। आइए मिस शेना, मल्होत्रा से आपका क्या रिश्ता था? मल्होत्रा से मेरा रिश्ता? मल्होत्रा से मेरा कोई रिश्ता नहीं था। वो तो मेरे भाई के बॉस थे बस। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं? नहीं, और कुछ नहीं। फिर आपके अकाउंट में 1 लाख क्यों ट्रांसफर होते थे? कौन से 1 लाख रुपए? वो तो मेरे भैया देते थे मुझे खर्चे के लिए। कामिनी जी, उन्हें जरा पुलिस के डंडे का जोर बताइए ताकि ये सब सच बोले। कामिनी जी जैसे ही उन लोगों को डराने के लिए डंडा उठाती है, डर के मारे शीना सब सच सच बोलने लगती है। मिस्टर मल्होत्रा की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वो हमेशा परेशान रहते थे। एक बार वो मेरे भाई से इस बारे में बात कर रहे थे, तभी मेरी माँ की नानी में कपट आ गया और उन्होंने उनके खाने में नींद की दवाई मिला दी। श्री मल्होत्रा तो होश में ही नहीं थे। हम लोगों ने मिलकर उनके कपड़े उतारे और उन्हें मेरे कमरे में सुला दिया। सुबह जब उनकी नींद खुली तो मेरी माँ ने बहुत हंगामा किया और मिस्टर मल्होत्रा शर्म के कारण पानी पानी हो गए। उन्होंने मेरी माँ से हमेशा मेरी देखभाल करने का प्रॉमिस किया। उस वक्त मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी। उन्होंने बेटे को जन्म दिया, जिससे मेरी माँ ने उनका बेटा कहकर उसकी परवरिश के लिए पैसे मांगने लगी। मिसेस मल्होत्रा की मौत के बाद मेरा भाई चाहता था कि मैं उसके बेटे को लेकर मिस्टर मल्होत्रा के घर में रहने लग जाऊं ताकि उनकी पूरी प्रॉपर्टी हमें मिल जाए, मगर मैं इस बात पर राजी नहीं थी। इसलिए धोखे से उन्होंने मिस्टर मल्होत्रा से सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम पर करवा दी और उस रात वो ऑफिस से ही उनके साथ उनके घर चले गए थे। डॉक्टर के हिसाब से भाई की बीमारी बहुत बढ़ चुकी थी और वो केवल 1 महीना ही जिंदा रह सकते थे। इसीलिए उन्होंने सोचा मेरा मरना तय है तो क्यों ना अपने साथ सबको लेकर मर जाऊं। उन्होंने ही उस अग्निकांड को अंजाम दिया और बाकी की कहानी आपको पता है। वाह मिस सिन्हा, आपने प्लान तो सब कुछ बहुत अच्छे से किया था, मगर कहते हैं ना, सच्चाई सबके सामने आकर रहती है। सर, कैसे कर लेते हैं आप ये सब? आप कमाल हो। अपना तो ऐसे ही है। चैलेंज। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी पुलिस स्टेशन में बैठे थे। तभी इंस्पेक्टर राठौर को कॉल आता है। हेलो, इंस्पेक्टर राठौर। कॉल एक आदमी का था। हेलो, इंस्पेक्टर विक्रम राठौर। कैसे हैं आप? आई एम फाइन, पर आप हैं कौन? यूं समझ लीजिए कि आपका शुभचिंतक हूं, जो आपको एक खास खबर देना चाहता है। खबर? कैसी खबर? आपका मुंबई शहर जल्द ही शमशान बनने वाला है। इतनी लाशें बिछेंगी कि आप गिन भी नहीं पाएंगे। रोक सको तो रोक लो मेरे कहर को। वैसे आपसे बात करके अच्छा लगा। कौन बोल रहा है? क्या होने वाला है? कौन करने वाला है? हेलो हेलो हेलो। कॉल कट गया था। क्या हुआ सर? किसका फोन था? कामिनी, किसी ने पूरे शहर को तबाह करने की धमकी दी है, लेकिन कब, क्यों, कैसे, कौन, कुछ नहीं पता। बस इतना बताया कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। इंस्पेक्टर राठौर ने शहर के सारे पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया। सब जगह नाकाबंदी की गई और सारे शहर में पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया। थोड़ी देर बाद कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर गाड़ी से जा रहे थे। आगे नाकाबंदी लगी थी, गाड़ी की चेकिंग चल रही थी कि अचानक एक ट्रक ड्राइवर नाकाबंदी तोड़कर भागने लगा। राठौर और कामिनी ने उस ट्रक ड्राइवर का पीछा किया। राठौर ने ट्रक के टायर पर गोली मारी। ट्रक एक पेड़ से जाकर टकरा गई और ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। कामिनी, ट्रक में जाकर चेक करो, क्या है उसमें? कामिनी ने ट्रक चेक किया तो उसमें आम की पेटियां थी।
कामिनी ने बताया कि ट्रक में आम की पेटियां हैं। राठौर को शक हुआ कि आम की पेटी के लिए ये ड्राइवर अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा। इंस्पेक्टर राठौर ने कामिनी को सारी पेटियां ठीक से चेक करने के लिए कहा। चेक करते वक्त कामिनी को कुछ पेटियों में बम मिले। ये देखिए सर, इसमें तो बम है। तभी मरे हुए आदमी के मोबाइल पर एक कॉल आया। इंस्पेक्टर राठौर ने कामिनी को कॉल नंबर ट्रेस करने के लिए कहा। बाद में उस नंबर पर राठौर ने कॉल किया। सामने कॉल पर, काम हुआ कि नहीं? बोलो, चुप क्यों हो? कुछ बोलो। कौन बात कर रहा है? इंस्पेक्टर राठौर ने इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाया और ट्रक में जो बॉम्ब था उसे ले जाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर राठौर के मोबाइल पर एक रैंडम नंबर से कॉल आया। हेलो। क्या बात है इंस्पेक्टर राठौर? मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लोगे। मेरा पहला प्लान तो तुमने फ्लॉप कर दिया, लेकिन लास्ट में वही होगा जो मैं चाहता हूँ। क्या हुआ सर? किसका कॉल था? उस आदमी का जो पूरे शहर को तबाह करना चाहता है। कामिनी ने कॉल ट्रेस किया। तब उसे पता चला कि वो कॉल एक पुराने खंडर के पास से आ रहा है। पुराने खंडर में कांचा दौड़ते हुए आया। सर, एक प्रॉब्लम हो गई है सर। पुलिस को हमारा बॉम्ब से भरा हुआ ट्रक मिल गया है सर। मैं जानता हूँ मूर्ख, लेकिन पुलिस को हमारे ट्रक के बारे में पता कैसे चला? तुम लोगों की लापरवाही की वजह से मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। मैं मेरी इतने साल की मेहनत ऐसे ही जाया नहीं जाने दे सकता। कामिनी, इंस्पेक्टर राठौर और लालू पटेल उस लोकेशन की ओर गए जहां से कॉल आया था। वो पूरे खंडर में घूमे, लेकिन उनके हाथ कोई सुराग नहीं लगा। तभी कामिनी को ऊपर एक गाड़ी दिखाई दी। सब लोग उस गाड़ी के पास बड़े ही सावधानी से पहुंचे। इंस्पेक्टर राठौर ने गाड़ी का दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था। सबको हैरानी हुई कि एक गाड़ी खंडर में कैसे। लालू पटेल ने गाड़ी की तलाशी शुरू की। आगे गाड़ी में उसे कुछ 15 एक ही फिल्म के टिकट मिले, वो भी अलग अलग दिन के। लालू पटेल ने टिकट अपने पास रख लिया। तभी कामिनी को एक आवाज सुनाई दी। कामिनी ने आवाज की तरफ देखा तो गाड़ी में एक बॉम्ब लगाया गया था। सर, इस गाड़ी में बॉम्ब है, जल्दी यहाँ से बाहर निकलो। कामिनी, इंस्पेक्टर राठौर और लालू पटेल जल्दी से उस खंडर से बाहर निकले और थोड़ी ही देर में वो गाड़ी बॉम्ब से उड़ गई। सर, ये सब कैसे हुआ और किसने किया होगा? उसी ने जिसने हमें धमकी दी है शहर को तबाह करने की। सर, ये क्रिमिनल तो बहुत खतरनाक लगता है। खतरनाक और शातिर भी। इंस्पेक्टर राठौर, कामिनी और लालू पटेल पुलिस स्टेशन में सोच रहे थे कि आखिरकार एक इंसान एक ही फिल्म के 15 टिकट क्यों खरीदेगा, वो भी एक ही थिएटर के, वो भी उस फिल्म की जो कि फ्लॉप है। इंस्पेक्टर राठौर ने मूवी की टिकट फिर से चेक की। वो टिकट एक ही मॉल की थी। तब इंस्पेक्टर राठौर को समझ आया कि ये जो कोई भी है वो मल्टीमैक्स मॉल में जो थिएटर है वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है, और इसीलिए वो रोज जाता है ताकि वो चेक कर सके कि मॉल में कहाँ बॉम्ब फिक्स किया जा सकता है। लेकिन अभी भी ये बात साफ नहीं थी कि ये बॉम्ब ब्लास्ट कब होने वाला है और कौन करने वाला है। इंस्पेक्टर राठौर ने पुलिस की सिक्योरिटी बढ़ा दी और उस मॉल में भी कुछ हवलदारों को वेश बदलकर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए कहा। इंस्पेक्टर राठौर ने उस मॉल की सभी सीसीटीवी फुटेज भी चेक की, लेकिन उन्हें ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जो रोज मॉल में आता हो। तभी राठौर के मोबाइल पर फिर से एक रैंडम नंबर से कॉल आता है। क्या बात है राठौर, तुम तो सच में चीते की चाल वाली सोच रखते हो। इम्प्रेसिव, हाँ? चलो, खेल अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। तुम्हारे पास 3 दिन हैं, पकड़ सको तो पकड़ लो मुझे। सर, हमने सीसीटीवी फुटेज भी चेक की।
लेकिन किसी पर शक नहीं हो रहा है। हमका तो लागत है वो आदमी अलग अलग लोगों को भेजता होगा फिल्म देखने के लिए, वरना एक ही आदमी बार बार एक ही फिल्म देख देख कर बोर हो जाएगा ना। पटेल, ये मजाक का वक्त नहीं है। यहाँ पूरा शहर दांव पर लगा है। बात भले ही पटेल ने गलत की हो, लेकिन उसमें भी पॉइंट है। अलग अलग लोगों को नहीं भेजा जा सकता, लेकिन अलग अलग भेष बनाकर तो आया जा सकता है ना। राठौर ने मॉल में वेश बदलकर कुछ पुलिस वाले को एंट्री और एग्जिट के गेट पर खड़ा किया, ताकि वो अंदर आने वाले हर आदमी की तलाशी ले सके। लेकिन वो आदमी इतना चालाक था कि पुलिस की नजर से बचकर मॉल में घुस गया। राठौर सीसीटीवी फुटेज पर नजर रखे हुए था और फिर इंस्पेक्टर राठौर को वो दिखा, जिसे देखने के बाद वो सीधे मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर भाग कर गया और उसने एक आदमी को पकड़ा। उस आदमी ने नकली दाढ़ी और मूछें लगाई हुई थी। इंस्पेक्टर राठौर ने उसकी दाढ़ी मूछें निकाली, तभी वहाँ कामिनी और लालू पटेल भी आ गए। सर, ये कौन है? ये वही है जिसने हमें इतने दिनों से परेशान करके रखा था। जब इसका क्रिमिनल फाइल्स में मैंने रिकॉर्ड देखा तो पाया कि ये करण है, करण मल्होत्रा। इंस्पेक्टर राठौर ने बताया कि करण पहले एक ग्रेट साइंटिस्ट था, लेकिन उसने पैसों के लिए गलत लोगों के साथ हाथ मिला लिया था। करण ने इंस्पेक्टर राठौर का हाथ झटका और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वेश बदल कर आए हुए पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। इंस्पेक्टर राठौर ने उसे एक थप्पड़ मारा। अब सीधे सीधे बताओ बॉम्ब कहाँ लगाया है तुमने, नहीं तो हमें 3rd डिग्री देना भी आता है। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है राठौर। मेरा बॉम्ब वाला ट्रक पकड़कर तुमने पहला चैलेंज जीता और मेरी बॉम्ब लगाई हुई गाड़ी से बचकर दूसरा चैलेंज जीता, लेकिन ये तीसरा चैलेंज जीतने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। उसके बाद बूम। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी बॉम्ब को ढूंढने के लिए गए। 7 मिनट होने के बाद भी उन्हें बॉम्ब नहीं मिला। एक पुलिस ऑफिसर ने उन्हें बताया कि करण लास्ट टाइम में मॉल के मीटिंग बोर्ड से बाहर निकला है। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी मीटिंग बोर्ड के अंदर गए और बॉम्ब ढूंढने लगे। लास्ट में सिर्फ 1 मिनट ही बचा था। इंस्पेक्टर राठौर की नजर एक गुलदस्ते पर पड़ी। वहाँ सिर्फ एक ही गुलदस्ता था। इंस्पेक्टर राठौर गुलदस्ते के पास गया। उसने देखा तो सिर्फ 30 सेकंड्स ही बाकी थे बॉम्ब ब्लास्ट होने में। कामिनी, अगर वायर सही कटी तो सबकी जान बच जाएगी, और अगर गलत कटी तो हम खुद को भी नहीं बचा पाएंगे। जो होगा देखा जाएगा सर। इंस्पेक्टर राठौर ने बॉम्ब की एक वायर काटी और लकीली बॉम्ब का टाइम ऑफ हो गया। करण को कोर्ट ने 15 साल की सजा सुनाई। सर, वैसे तो आपका कोई जवाब है ही नहीं, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि आपको अचानक ये कैसे पता चला कि वही आदमी क्रिमिनल है, जबकि वो वेश बदल कर आया था। इंस्पेक्टर राठौर ने बताया कि आदमी अपना वेश बदल सकता है, लेकिन कुछ आदतें होती हैं जो वो बदल नहीं सकता। जैसे करण ने अपने बाल, कपड़े, दाढ़ी, मूछें तो बदली, लेकिन अपने हाथ की घड़ी और पैर के जूते नहीं बदले। और जब उसने 3 दिन पहले की सीसीटीवी फुटेज चेक की थी, तब एक अलग इंसान ने वही घड़ी और जूते पहने थे और आज एक अलग इंसान ने पहने थे। 2 अलग इंसान एक जैसी चीजें कैसे पहन सकता है? बस उसी से उस पर शक हुआ और वो उसे पकड़ने के लिए भागा। वाह सर, आप तो बहुत वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, आप स्मार्ट हो। यस सर, यू आर ग्रेट सर। आखिरकार आपने ये चैलेंज जीत ही लिया। अपना तो ऐसा ही है कामिनी। रात के तकरीबन 1 बजे दीपिका के घर पर। छोड़ दो मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज जाने दो मुझे। ये सब नजारा एक बेडरूम में छुपे सनी और मुन्नी चुपके से देख रहे थे। सनी और मुन्नी दोनों सगे भाई बहन थे।
एक कार एक्सीडेंट में दोनों के मम्मी पापा गुजर गए थे। तब से दीपिका ही दोनों का ख्याल रखती थी। बेडरूम में छुपे सन्नी और मुन्नी छुपकर बाहर का नजारा देख रहे थे। दोनों ही बहुत डर गए थे। सनी ने दरवाजा बंद किया और मुन्नी के हाथ में एक टेडी बियर दिया और उसे पीछे के दरवाजे से बाहर जाने को कहा। मुन्नी, तुम यहाँ से बाहर जाओ और किसी को हमारी मदद के लिए बुलाओ। नहीं भैया, मैं आपके बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे अकेले डर लगता है। देखो मुन्नी, तुम्हें बाहर जाना ही होगा, नहीं तो हम सब यहाँ फंस जाएंगे। हमें मासी की मदद करनी होगी और ये टेडी बियर अपने पास रखो, इसे किसी को देना मत। तभी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। बाहर खड़े आदमी ने सन्नी और मुन्नी के कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। सन्नी ने उस आदमी को रोक कर रखा। मुन्नी तब तक वहां से भाग गई। थोड़ी देर बाद घर से गोली चलने की आवाज आई। अगली सुबह एक औरत अपने घर से एक बैग लेकर अपनी गाड़ी की ओर जा रही थी। उसने अपनी गाड़ी की डिक्की खोली तो उसमें मुन्नी सो रही थी। औरत के डिक्की खोलने के बाद मुन्नी जागी और रोने लगी। सनी भैया, सनी भैया। बेटा, आप कौन हो और आपके माँ पापा कहाँ हैं? सनी भैया, सनी भैया। अच्छा, आपके सनी भैया कहाँ हैं? हेलो, इंस्पेक्टर राठौड़। यस, बोलिए। सर, मैं कामिनी नगर से बात कर रही हूँ, वृंदावन नंबर 13। सर, यहाँ कुछ गड़बड़ है, आप प्लीज जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। गड़बड़? कैसी गड़बड़? सर, मैं आपको फोन पर कुछ नहीं बता सकती, आप प्लीज यहाँ आ जाइए। ओके, आप वहीं पर रहिए, हम अभी आते हैं। इंस्पेक्टर राठौर, कामिनी और हवलदार लालू पटेल वहां गए। उस औरत ने सारी बात उनको बताई। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। लालू पटेल मुन्नी के साथ बात करने की कोशिश कर रहा था। देखो बेटा, अगर तुम हमें सारी बातें स्टेप बाय स्टेप बताओगी ना, तो हम तुम्हें बड़ी वाली चॉकलेट देंगे। लेकिन मुन्नी कुछ नहीं बोली। राठौर को वहां एक डायरी मिली जिसमें एक एड्रेस लिखा था। ये किसका एड्रेस होगा सर? ये तो इस एड्रेस पर जाकर ही पता चलेगा। इंस्पेक्टर और कामिनी मुन्नी को लेकर उस एड्रेस पर पहुंचे। इंस्पेक्टर राठौर ने डोरबेल बजाई। दरवाजा खुला। मुन्नी ने जैसे ही उस आदमी को देखा, वो दौड़ती हुई उसके पास गई। अंकल, अंकल, अंकल। सब लोग अंदर गए। आप कौन हैं? और मुन्नी आपके पास कैसे? इसकी मासी कहाँ है? और सनी नहीं आया क्या मुन्नी के साथ? आपको सब पता चल जाएगा, लेकिन पहले ये बताइए कि आप कौन हैं और मुन्नी को कैसे जानते हैं? मेरा नाम रंजन है। मुन्नी की मासी और मैं फैमिली फ्रेंड हैं। मुन्नी और सनी के माता पिता की मौत के बाद इनकी मासी के साथ साथ हम भी इनका ख्याल रखते हैं। इंस्पेक्टर राठौर ने सारी बात रंजन को बताई। ये सब सुनकर रंजन चौंक गया और जल्द से जल्द दीपिका और सनी को ढूंढने की रिक्वेस्ट करने लगा। मुन्नी के हाथ में टेडी बियर देख रंजन ने उसे लेना चाहा, लेकिन मुन्नी ने मना कर दिया। ये सारी बातें इंस्पेक्टर राठौर को अजीब लगी। दूसरी ओर दीपिका और सनी एक अंधेरे कमरे में बंद थे। उनके हाथ पैर बांध कर रखे गए थे। आई एम सॉरी सनी बेटा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अब तो पुलिस हमारे घर भी पहुंच गई होगी और उन्हें वो पैकेट भी मिल गया होगा। अब पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी। मासी, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने वो पैकेट वहां से हटा दिया था। पुलिस को घर में कुछ नहीं मिलेगा। सनी ने बताया कि उसने दीपिका को वो पैकेट घर पर छुपाते देखा था। वो जानता था कि दीपिका कोई ना कोई गलत काम कर रही है, लेकिन पुलिस के डर से उसने वो पैकेट वहां से निकालकर कहीं और रख दिया था। इधर इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी दीपिका और सनी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी इंस्पेक्टर राठौर को एक खबरी का कॉल आता है। हेलो सर, एक अंडरवर्ल्ड की टीम मुंबई आई है ड्रग सप्लाई करने के सिलसिले में। वो जल्द ही मिलने वाले हैं, लेकिन कहाँ मिलेंगे ये अब तक पता नहीं चल पाया है। जैसे ही पता चलता है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सावधान रहना। दीपिका और सनी जिस कमरे में बंद थे, वहां एक आदमी आता है। उसका चेहरा ढका हुआ होता है और वो बाहर सुपिकात को धमकी देता है। देखो, अगर तुमने हमारा काम नहीं किया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चे को भी मार दूंगा मैं।
आज का बस एक ही दिन है तुम्हारे पास। कल मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, नहीं तो जो भी होगा ना उसके लिए जिम्मेदार तुम खुद होगी। ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। ऐसा कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। सनी जैसे तैसे अपने आप को छुड़ा लेता है और दीपिका के पास जाता है और उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। सनी बेटा, तुम भाग जाओ यहाँ से। मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ और किसी को मदद के लिए बुलाओ। नहीं मासी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी बात सुनो बेटा, हमारे पास वक्त नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। तभी वहां का दरवाजा खोलने की आवाज आती है। सनी पीछे की खिड़की से भाग जाता है। एक गुंडा अंदर आता है और देखता है कि लड़की तो बंधी हुई है लेकिन बच्चा भाग गया है। वो उस लड़के का पीछा करता है। भागते भागते सनी एक सड़क पर आता है। थोड़ी देर आगे भागने के बाद उसे एक टेलीफोन बूथ दिखता है। वो वहां जाकर सब इंस्पेक्टर कामिनी को कॉल करता है। हेलो, कौन? मैम, मैं सनी बात कर रहा हूँ, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। सनी, तुम कहाँ हो? तभी सनी देखता है कि वो गुंडा सनी का पीछा करते करते वहां आ गया है। मैम, चिंटू चिंटू चिंटू। उसके इतना कहते ही वो गुंडा वहां आ जाता है और सनी को वापस पकड़ लेता है। चल, तुझे भागने का बहुत शौक है ना? अब तुझे और तेरी मासी को अभी मार दूंगा। ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। तभी गुंडे को एक कॉल आता है और दूसरी ओर से आवाज आती है। उन दोनों को कल तक जिंदा रखना है। हमारा काम खत्म होने तक उनका जिंदा रहना जरूरी है। समझ आई मेरी बात? यस सर। कामिनी इंस्पेक्टर राठौर को कॉल करके पुलिस स्टेशन बुलाती है। कहो कामिनी, क्या बात है? कामिनी ने सारी बात इंस्पेक्टर राठौर को बताई। ये चिंटू का क्या मतलब है? सनी हमें किस बात की ओर इशारा कर रहा है? तभी इंस्पेक्टर राठौर को याद आया कि जब वो मुन्नी को उसके अंकल के यहाँ लेकर गए। लाओ मुन्नी बेटा, चिंटू को मुझे दे दो। नहीं, चिंटू मेरे साथ ही रहेगा। कामिनी, चिंटू मुन्नी के टेडी बियर का नाम है। जरूर उसमें कुछ ऐसा है जो सनी हम तक पहुंचाना चाहता है। कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर जल्दी से रंजन के यहाँ गए। वहां जाकर देखा तो रंजन घर पर नहीं था और मुन्नी के पास एक मेड थी जो मुन्नी का ख्याल रखती थी। तुम्हारे साहब रंजन कहाँ है? वो तो अपने काम पर गए हैं। मुझे कहा था कि आने में देर हो जाएगी, मुन्नी का ख्याल रखना। तभी अपने कमरे से मुन्नी बाहर आई। उसके हाथ में टेडी बियर भी था। कामिनी ने प्यार से बात करके मुन्नी के हाथ से टेडी बियर लिया और उसे देखने लगी। उसके आगे जो पैकेट था उसमें एक चिट्ठी थी। कामिनी ने उसे खोलकर देखा तो उसमें एक नक्शा बना हुआ था। एक तालाब के पास पत्थरों का ढेर था जिसमें एक पैकेट था। सर, ये देखिए, इसमें एक तालाब का नक्शा है। इसका क्या मतलब है? ये तो सनी के घर के पीछे जो तालाब है उसका नक्शा है। तो क्या सनी हमें वहाँ जाने के लिए इशारा कर रहा है? लेकिन क्यों? ये तो वहीं जाकर पता चलेगा। अगले दिन वो गुंडा आदमी दीपिका और सन्नी को जबरदस्ती उस तालाब के पास लाया और सनी से उस पैकेट के बारे में पूछने लगा। बोल, पैकेट कहाँ है? नहीं तो तेरी मासी को यहीं मार दूंगा। सनी घबराते हुए पत्थरों के ढेर के पास गया और ड्रग्स का पैकेट बाहर निकाल कर लाया। सनी ने जैसे ही वो पैकेट उस गुंडे के हाथ में दिया, वहां एक गाड़ी आई और उसमें से रंजन बाहर निकला। ड्रग्स का पैकेट मिला? हाँ सर, ये रहा। ये सब तुम क्या कह रहे हो रंजन? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। रंजन ने पैकेट को लिया और दीपिका और सनी को मारने का ऑर्डर दिया। तभी वहां इंस्पेक्टर राठौर, कामिनी और लालू पटेल आ गए। कामिनी ने गुंडे आदमी को पकड़ा और उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। इंस्पेक्टर राठौर ने रंजन को पैकेट के साथ रंगे हाथों पकड़ा। दीपिका ने बताया कि उसे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वो ये काम करने को तैयार हो गई थी और इसी बात का फायदा रंजन ने उठाया। सर, आपने ये केस सॉल्व भी कर लिया। आपका तो जवाब नहीं सर। अपना तो ऐसा ही है कामिनी। एक आदमी कॉल उठाता है और दूसरी ओर से आवाज आती है। तुम्हें जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप फिक्र मत करो बॉस,
काम हो जाएगा। आप बस रोकड़ा तैयार रखना। काम होते ही तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ये दिवाली उनकी काली दिवाली होनी चाहिए। दिवाली का माहौल था। ओशन कंपनी के मालिक सदानंद के घर में भी दिवाली धूमधाम से मनाई जा रही थी, लेकिन सदानंद की बेटी अनन्या परेशान थी। वो अपने कमरे में बैठे किसी को बार बार कॉल किए जा रही थी। इतना टाइम हो गया लेकिन आकाश का कोई कॉल ही नहीं आया और उसका मोबाइल भी बंद है। तभी सदानंद अनन्या को लेने के लिए उसके कमरे में आते हैं। अनन्या बेटा, क्या कर रही हो तुम? हम सब कब से तुम्हें बुला रहे हैं। नीचे चलो, सब तुम्हारी राह देख रहे हैं। मैं बस अभी आती हूँ पापा, आप चलिए ना आगे। नहीं नहीं, तुम अभी मेरे साथ चलो। सदानंद अनन्या को सबके साथ नीचे ले गए। क्या यार, कब से वेट कर रही हूँ तेरा। देख, रंगोली मुझे अकेली बनानी पड़ी और सारे दिए भी मैंने ही जलाए तेरी राह देखते देखते। चल अभी एंजॉय करते हैं। सभी लोग पटाखे जलाने के लिए गार्डन में गए। पटाखे जलाते जलाते सभी लोग बेहोश होने लगे और जब सबको होश आया तो वहाँ अनन्या नहीं थी। सभी को टेंशन होने लगी कि अनन्या कहाँ गई। सदानंद ने फौरन पुलिस को कॉल किया। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं शिवांश बंगले से बात कर रहा हूँ। ओशन कंपनी का मालिक सदानंद। सर मेरी बेटी गायब हुई है सर। आप प्लीज जल्दी हमारे घर पर आ जाइए। आप घबराइए मत, हम अभी वहां पहुंचते हैं। यहाँ क्या हुआ था, हमें पूरी बात बताइए। सर, आज दिवाली के पहले दिन हम सब तैयार होकर नीचे पटाखे जलाने के लिए आए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कुछ पता नहीं। सभी गार्डन में बेहोश हो गए और जब हम सबको होश आया तो हमने देखा कि अनन्या यहाँ पर नहीं थी। हमने फौरन फिर आपको कॉल किया। आप फिक्र मत कीजिए, हम जल्द ही अनन्या को ढूंढ लेंगे। एक बात बताइए, ये सारे पटाखे लाया कौन था? जी, हमारे घर का नौकर रामू हर साल यही पटाखे लाता है। रामू ने बताया कि वो हर साल एक ही शॉप से पटाखे लाता है और इस साल भी वहीं से लाया था, लेकिन रास्ते में आते वक्त किसी का धक्का लग गया था और उसने पटाखे उठाने में उसकी मदद भी की थी। कामिनी समझ गई कि जो आदमी रामू से टकराया था उसने ही पटाखे बदले हैं। कामिनी ने रामू से उस आदमी का स्केच बनवाया। कामिनी और लालू पटेल उस आदमी की तलाश करने लगे। अगले दिन इंस्पेक्टर राठौर को कॉल आता है कि कंपनी के पास वाले झील में एक डेड बॉडी मिली है। इंस्पेक्टर राठौर, कामिनी और लालू पटेल वहां पहुंचे। झील में एक आदमी की लाश थी। उन्होंने जब लाश को बाहर निकाला, उसकी तस्वीर जब सदानंद को दिखाई तो उसने कहा कि ये उनके कंपनी का वर्कर है, आकाश। ये सुनकर सभी दंग रह गए। इंस्पेक्टर राठौर, कामिनी और लालू पटेल सदानंद के कंपनी में गए। वहाँ वो सभी से पूछताछ कर रहे थे और कंपनी में कोई सुराग ढूंढने की कोशिश करने लगे। लालू पटेल के हाथ एक चिट्ठी लगी। उसमें लिखा था कि तुम्हारे पापा हमारे शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें भागकर शादी करनी चाहिए। तुम्हारा आकाश। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब अनन्या आकाश से प्यार करती थी, लेकिन सदानंद इसके लिए राजी नहीं थे। तभी तो पूरे केस में उसने आकाश का नाम नहीं लिया। लगता है सर, सारा माजरा अब सदानंद ही खोल सकते हैं। तीनों सदानंद के घर गए। वहाँ नंदू, सदानंद और ऋचा भी थे। सर, अनन्या का कुछ पता चला? कहाँ है वो? सदानंद जी, आकाश के बारे में आप क्या जानते हैं? सर, मैंने आपको बताया ना कि वो मेरी कंपनी में काम करता था, एक मामूली वर्कर था और आपकी बेटी का प्रेमी भी। क्यों, सही कहा ना? अनन्या आकाश से प्यार करती थी, लेकिन आपको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। कामिनी ने देखा कि ऋचा थोड़ी सहम गई है। ऋचा, क्या तुम कुछ जानती हो? जानती हो तो हमें बताओ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऋचा ने बताया कि एक दिन जब वो अनन्या से मिलने उसके रूम में जा रही थी तो उसने देखा कि सदानंद अंकल वहाँ पर थे और उन दोनों का झगड़ा हो रहा था आकाश को लेकर। मैं आकाश से प्यार करती हूँ पापा। तुम उसके साथ कैसे रह सकती हो अनन्या? जितने में उसका पूरा घर है उतने में तो सिर्फ तुम्हारा बेडरूम है। मैं एडजस्ट कर लूंगी पापा।
एडजस्ट माई फुट। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, या तो आकाश को भूल जाओ, नहीं तो मैं उसे। अब आपका क्या कहना है सदानंद जी? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही आकाश का खून किया और इस केस से ध्यान भटकाने के लिए अनन्या का किडनैप करवाया? हाँ, मैंने गुस्से में कह दिया था कि मैं उसे मार डालूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे सच में मार दूंगा। मैं आकाश को पसंद नहीं करता था, लेकिन ये भी बात सच है कि वो एक मेहनती और ईमानदार लड़का था, और शायद इसी वजह से मैं कुछ हद तक उसे पसंद करने लगा था, और हो सकता था कि शादी के लिए भी मान जाता। सदानंद से बात करने के बाद कामिनी और राठौड़ वहाँ से चले गए। अगले दिन लालू पटेल और कामिनी सदानंद के ऑफिस में गए कंपनी की सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए। फुटेज लेकर कामिनी पुलिस स्टेशन पहुंची और फुटेज इंस्पेक्टर राठौड़ को दिखाई। फुटेज में उन्होंने देखा कि वही आदमी है जिसके स्केच को रामू ने बनवाया था। फुटेज में वो किससे बात करता हुआ नजर आ रहा था, ये ठीक से नहीं दिख पा रहा था क्योंकि दूसरा आदमी पीठ की तरफ किए खड़ा था। लेकिन फुटेज को अच्छी तरह से देखने के बाद उन्हें एक बात समझ आई। कामिनी, ये देखो, इस आदमी के हाथ में एक घड़ी है। ऐसी ही घड़ी मैंने नंदू के हाथ में देखी थी। कामिनी और राठौड़ फौरन सदानंद के घर गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि नंदू बंगले से बाहर जा रहा है। राठौड़ और कामिनी ने उसका पीछा किया। नंदू एक चौक के पास आकर रुका और चौल में चला गया। वहां एक घर में घुस गया। कामिनी और राठौड़ ने उसका पीछा किया। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये शहर छोड़ के चले जाओ। साहब, आपने अभी तक पूरा पैसा नहीं दिया, तो मैं कैसे चला जाऊं? ये लो पैसे और अभी के अभी यहाँ से दूर चले जाओ। तभी वहाँ राठौड़ और कामिनी पहुँच गए। वो आदमी और नंदू वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन राठौड़ और कामिनी ने उन्हें पकड़ लिया। बताओ, तुमने ही अनन्या को किडनैप करवाया है ना? और आकाश को भी तुमने ही मारा होगा। नहीं सर, मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं तो बस अपने बड़े भाई सदानंद को सबक सिखाना चाहता था। नंदू ने बताया कि कंपनी का सारा कारोबार वो देखता था, लेकिन उसके काम का कोई मतलब नहीं था। सब कुछ बड़े भैया के ही नाम था। वो बताता है कि सारा प्रॉफिट भैया का, जबकि मेहनत वो करता था। इसीलिए उसने सदानंद को सबक सिखाने की ठान ली और उस आदमी को पैसे देकर पटाखों की अदला बदली करवा दी, ताकि दिवाली में आए मेहमानों को चक्कर आए और सारा इल्जाम सदानंद पर आ जाए। लेकिन अनन्या की किडनैपिंग की वजह से सारा खेल बिगड़ गया। सर, मैं अपने भाई से नफरत जरूर करता हूँ, लेकिन अनन्या मेरी बेटी जैसी है। प्लीज उसे बचा लीजिए। तभी इंस्पेक्टर राठौड़ को कॉल आया कि जेबी नगर रोड पर कुछ लड़कियों को बेचने के लिए शहर से बाहर ले जा रहे हैं। कामिनी और राठौड़ जल्दी से जल्दी वहां पहुंचे और लड़कियों को बचा लिया। उसमें अनन्या भी थी। अनन्या जैसे ही कामिनी के पास जाने लगी, एक नकाब पहने पूरे काले कपड़ों वाले आदमी ने उसे पकड़ लिया और उसके सिर पर बंदूक तान दी और अजीब आवाज में बोलने लगा, मैं इसे मार डालूंगा। कामिनी ने चालाकी से उस आदमी के बंदूक के ऊपर गोली चलाई और उसे पकड़ लिया, और जब उसका नकाब उतारा तो वो रिचा थी। ये देखकर अनन्या दंग रह गई। रिचा, ये सब तुमने किया? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना? हाँ, ये सब मैंने ही किया है। रिचा ने बताया कि उसके पापा सदानंद की कंपनी में काम करते थे। एक हादसे के दौरान कंपनी में उनकी मौत हो गई, लेकिन सदानंद ने उनके इलाज का खर्चा तक नहीं दिया और ना ही कोई हर्जाना दिया। सदानंद की वजह से रिचा के परिवार को बहुत बुरी हालत में अपने दिन निकालने पड़े, और इसी बात का गुस्सा निकालने के लिए उसने अनन्या को किडनैप किया। लेकिन आकाश को उसकी सच्चाई पता चल गई थी, इसीलिए उसने आकाश को मार डाला। और नंदू के प्लानिंग के बारे में भी वो जानती थी, इसीलिए उसने मौके का फायदा उठाकर अनन्या को किडनैप किया, क्योंकि वो सदानंद को बर्बाद करना चाहती थी। खेल तो बहुत अच्छा खेला था तुमने रिचा, लेकिन एक बात भूल गई कि कानून की नजर से कोई बच नहीं सकता। वाह सर, क्या बात है, जवाब नहीं आपका सर। अपना तो ऐसा ही है कामिनी।